इसके लिए एक टेस्ट और पॉपुलर है जिसका नाम है सिस्मिक रिफ्लेक्शन सर्वे। यह सिस्टम बोट पर ही लगा रहता है जो मल्टीपल साउंड वेव पेनिट्रेट करता है और दूसरी साइड में हाइड्रोफोन लगा रहता है इन वेव को वापस कलेक्ट करने के लिए। अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होगी वह उतनी ही ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। वेव कितनी डेप्थ तक जाकर आई है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हाइड्रोफोन कलेक्ट करता रहता है। इस सर्वे से एक सरफेस लेयर का डिटेल्ड मैप मिलता है एक बड़े एरिया का। यहाँ से फाउंडेशन बनाने के लिए बड़े बड़े शिप और क्रेन को ऑन साइट पर लाया जाता है। यह शिप जैसा दिख रहा है, इसको बार्ज बोलते हैं, जो पानी के ऊपर वर्कर्स के लिए एक बेस का काम करता है। पानी को हटाने के लिए एक टेम्परेरी डैम बनाते हैं जिसको कोफर डैम बोलते हैं और इसको बनाने के लिए लॉन्ग सीट स्टील पाइल का यूज किया जाता है। इन स्टील पाइल को बेडरॉक के अंदर तक पहुंचाना है जिसके लिए इन पाइल्स के ऊपर हाई प्रेशर से फोर्स लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो यह पाइल बेंड होने लगते हैं क्योंकि इनकी लेंथ अच्छी खासी होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टील पाइल एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और यदि कांस्टेंट फोर्स न लगाकर वाइब्रेशन के थ्रू फोर्स लगे तो हमारा काम बन सकता है। इसके लिए वाइब्रेटरी पाइल ड्राइवर मशीन को काम में लेते हैं जिसकी वर्किंग ठीक एक रोड रोलर के वाइब्रेशन की तरह काम करती है। आप रोड रोलर की वर्किंग का वीडियो यहाँ से देख सकते हो। इस वाइब्रेटर में दो शाफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है जिन पर वेट लगे रहते हैं और इन्हीं वेट से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि इन शाफ्ट की स्पीड को कम ज्यादा करके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। एक कंफ्यूजन है उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक स्किल का होना और एक प्रोफेशनल स्किल के होने में बहुत फर्क है। हमारा 3D एनिमेशन के कोर्स में हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3D एनिमेशन टेक्निक्स बताई है जिनके यूज से आप एक अच्छे लेवल पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, हर लेवल पर हमारा कोर्स आपको सपोर्ट करेगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपका मोस्ट वेलकम है हमारी 3D कम्युनिटी में। नाउ बैक टू द पॉइंट। जब स्टील शीट सरफेस में जाना स्टार्ट करेगी और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लेयर आने लगेगी वैसे वैसे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है ताकि स्टील शीट को बेड रॉक के अंदर तक पहुंचाया जा सके। इस तरीके से 1 बाय 1 शीट को बेड रॉक तक पहुंचाया जाता है। एक शीट को दूसरी शीट से परफेक्टली कनेक्ट करने के लिए टंग एंड ग्रूव इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म काम में लिया जाता है और स्टील शीट से एक सर्कुलर शेप बनाया जाता है जिसको कोफर डैम बोलते हैं। अब इस कोफर डैम से पानी को बाहर निकाला जाता है पंप की हेल्प से। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ सीट का जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है इससे पानी लीकेज होने लगेगा और पानी को हमें कंप्लीटली रोकना है फाउंडेशन बनाने के लिए। तो इस लीकेज को रोकने के लिए दो मैकेनिज्म काम में लिए जा सकते हैं। सबसे पहले यदि ओशन का सरफेस लेवल 6 मीटर डेप्थ से कम है तो यहाँ पर वाटर का प्रेशर कम होगा, तो फिर रबर गैस्केट और बिटुमिनस कोटिंग की हेल्प से जॉइंट्स को सील कर दिया जाता है और आगे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं ओशन का सरफेस 6 मीटर से ज्यादा है, लगभग 12 मीटर। तो इस कंडीशन में स्टील शीट की लेंथ ज्यादा होगी और पानी का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इस हाई प्रेशर में डबल सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो फिर डबल वाल कोफर डैम बनाया जाता है और इसमें आउटर वाल जैसे ही इनर वाल स्टील शीट से बनाई जाती है और इन दोनों वाल के बीच में मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को भरा जाता है। अब इस डबल वाल कोफर डैम से वाटर लीकेज की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और एक पानी के प्रेशर को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी हो जाएगा। कोफर डैम बनाने के बाद डी वाटरिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है और जैसे ही पानी पूरा बाहर निकलेगा तो कोफर डैम कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर बर्नौलीज के प्रिंसिपल को ध्यान में रखना था जो हमें बताता है कि लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में फ्लो करता है और डैम से पानी निकालने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ओशन का हाई प्रेशर इस डैम को तुरंत कोलैप्स कर देगा। इन सीट पाइल को सिक्योर करने के लिए ब्रेसिंग सिस्टम सेट किया जाता है और इनको सपोर्ट करने के लिए स्टील टाई रोड लगाए जाते हैं जो मैक्सिमम लेटरल प्रेशर को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में डीवाटरिंग की प्रोसेस चलती है और साथ में लेटरल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। डीवाटरिंग के बाद फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया जा सकता है।
लेकिन जैसे ही डी वाटरिंग कंप्लीट होती है तो पाइल सीट के नीचे से पानी का रिसाव होने लगेगा, जिसका रीजन एक तो ओशियन का हाई प्रेशर है और दूसरा यदि स्टील पाइल पूरी बेडरॉक तक नहीं पहुंची तो भी पानी का रिसाव होने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट फाउंडेशन के साथ में ही स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की लेयर को क्लेम सेल बकेट एक्सकेवेटर से बाहर निकाला जाता है और बेडरॉक तक पहुंचा जाता है, जहां पर फाउंडेशन तैयार करना है। यहाँ पर हमारा प्राइमरी टारगेट रहता है कि फाउंडेशन किसके लिए बनाया जा रहा है, किसी रोड या रेलवे के लिए या फिर ऑफशोर विंड टर्बाइन के लिए या फिर ओशियन लाइट हाउस के लिए। यदि इस फाउंडेशन पर बहुत ज्यादा लोड आने वाला है तो हमें इसको थोड़ा यहाँ से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसके लिए होलो स्टील पाइप्स को वाइब्रेटर की हेल्प से बेडरॉक के अंदर तक पेनिट्रेट किया जाता है और फिर ड्रिलिंग की हेल्प से पाइप के अंदर से रॉक को बाहर निकाला जाता है।